वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं ईशानी कार्की और बिहार में चुनाव की अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता मैदान पर उतरे हुए जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला करने के लिए अपने कीमती मत डाल रहे हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 1/3 सीटों पर जो मतदान है वो दूसरे चरण में खत्म होना है और माना जा रहा है कि दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने तक 2/3 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। यानी कि एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किस ओर रुझान जनता का बिहार चुनाव में इस वक्त है। बता दें कि इस चरण में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार हैं और दरौली विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रदेश की राजधानी पटना में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग और दिव्यांग मतदाताओं को मुफ्त परिवहन सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों और इमारतों में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। नदियों के किनारे पड़ने वाले इलाकों में लगातार पुलिस की गश्ती भी जारी है। और आज बिहार में दूसरे चरण के मतदान है और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 में। और हमारे साथ इसी के साथ ही दयाशंकर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। गोविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिहार में मतदान लगातार जारी है, चुनाव पर पूरे देश की नजरें बिहार में इस वक्त टिकी हुई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान की बात करें तो 53% मतदाताओं ने अपने वोट दिए हैं। इस बार किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मतदान के लिए पहुंचेंगे? ईशानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है कि इस बार जो मतदान हो रहा है वो हम लोग कोरोना काल के बाद भी एक आयास लगा रहे हैं कि 2015 में जो मतदान हुआ था उसके आसपास ही वोटिंग परसेंटेज रहेगा। अगर उतना हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने पिछले 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत करके और इतनी अच्छी व्यवस्था की है, तो उससे लगता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज हमारा 55 के आसपास रहता है तो बहुत अच्छा है। और जब हम 17 जिले में 94 विधानसभा सीटों पर इस समय चुनाव हो रहे हैं और उसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ एक भी ऐसी गैदरिंग नहीं हुई है जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। सारा ऑनलाइन और नेटवर्क के जरिए ये चुनाव की तैयारियां हुई हैं। तो इनकी तैयारियों से देखा जा रहा है कि शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं। पहले चरण के चुनाव की अगर बात करें तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से उस चुनाव को संपन्न कराया गया। आज के चुनाव से भी यही उम्मीदें जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चुनाव से, आज के चुनाव से ये बिहार के भाग्य का फैसला हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि 94 सीटों में चुनाव होने के बाद में लगभग ये तय हो जाएगा 2 चरणों के चुनाव से कि बिहार का भाग्य का फैसला कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। दयाशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावी सीजन में लगातार जारी रहता है। जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों की ओर से लगते हैं। जो भी पार्टियां होती हैं एक दूसरे पर सवाल जरूर खड़े करती हैं, लेकिन जो पार्टी है वो खुद की खासियत भी जनता तक जरूर पहुंचाती है। किन खास मुद्दों को इस बार आपने देखा है? देखिए, ये इलेक्शन जो है वो सुशासन बाबू के नाम पे है और प्रधानमंत्री के नाम पे है, ठीक है। और आजकल की जनता जो है वो समझदार हो चुकी है। वो समझ रही है कि कौन आएगा तो हमारे लिए करेगा। ये जो जनता जो है अब पहले जैसे लालू जी के समय का नहीं रहा। आजकल के युवा भी जो है वो समझ रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी तो हमको क्या करेगी। उस हिसाब से आज की जनता जो है और पब्लिक जो है वोट कर रही है, ठीक है। वो पहले वाला अपना लोग गिनाने लगे कि हम नौकरी दे देंगे, हम क्या कर देंगे, उससे कुछ नहीं होना है। जो वोटर है वो समझ रहा है कि नौकरी हमको कौन देगा, हमको सुविधा कौन देगा, उस हिसाब से होगा। पहला बार का वोटिंग जो हुआ उसमें कहीं गैदरिंग नहीं हुआ। इसी से समझ लीजिए कि पहले अगर कभी वोटिंग होता था तो इतना दंगा फसाद, वोट नहीं दे रहा है, जाली वोट दे रहा है, वो कहीं नहीं आया इस अगले चुनाव में जो इसके पहले। इसमें भी उसी तरह से शांतिपूर्वक चुनाव होगा और जनता वोट देगी और जिसको अपने मन में रख ली है उसी को वोट देगी। किसी के प्रचार करने से कि नौकरी दे देंगे, फलाना चीज दे देंगे, ऐसे नहीं होगा। वो जनता के मन में बसा हुआ है कि हमको किसको वोट देना है। ऐसे कि लालू यादव का 15 जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो मिथिलांचल बेल्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा इलाका इस बार चुनाव में शामिल हो रहा है। 17 जिलों की कई सारी सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंचने लगे हैं। सुबह से ये मतदान शुरू हो गया है, लेकिन खास बात यह है कि आज 2/3 जो है वो मतदान हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि तस्वीर एकदम साफ आज हो जाएगी।
आज की तस्वीर जो है कैसे कि ये वाला जो मध्य वाला जो इलेक्शन है, इसमें 94 सीटों पर इलेक्शन है, ठीक है, और इसमें सारे बाहुबली ही हैं, 99% इसमें से बाहुबली हैं, ठीक है। अब उसी में जनता अपना वोट देगी और इसी से अंदाजा चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, जनता जो है वो समझ रही है कि कौन बाहुबली है, कौन अच्छा है, कौन हमको काम करेगा, इस हिसाब से वोट देगी। और जनता जब घर से बाहर निकलेगी और जो वोट का प्रतिशत आएगा उसी से अंदाजा चल जाएगा कि हाँ सरकार किसकी बनने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल दयाशंकर जी, सही बात है कि आज तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। तीसरे चरण के चुनाव भी हालांकि अभी आगे होने हैं। तो गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आरजेडी की बात करें तो बेहद अहम चेहरे दो निकलकर सामने आए हैं, दोनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आरजेडी इस समय दोनों किस्मत आजमा रहे हैं और वो उस समय जब उनके किस्मत के रचयिता खुद इस समय जो है ना नहीं है। आज आरजेडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और वो उस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जिसमें खुद अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं। रही हमारे सुशासन बाबू की, तो उन्होंने 15 साल राज किया है और 15 साल राज करने के बाद में क्या किया है क्या नहीं किया है ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है। मिथिलांचल में इस समय सबसे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो चाहे बिहार प्रदेश का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, कहीं भी मिथिलांचल का कोई बहुत अच्छा जो है ना रोल नहीं रहा है। इस चीज का मिथिलांचल की जनता इस बार पूरा का पूरा अपना वायदा उनसे निभाने के लिए अपना संघर्ष कर रही है और उनको इस बात के लिए कैश भी कर रही है कि आप हमारे साथ कितना रहेंगे। लास्ट अगर मिथिलांचल के लिए देखते हैं तो जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो वहां से कोई भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं आया जो मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। जगन्नाथ मिश्रा भी अपने फेलोर की वजह से ही वहां पर एक बार बुरी तरह से हार गए थे कांग्रेस के जमाने में। उस समय से आज तक मिथिलांचल में कोई ऐसा नेता नहीं उभरा है जो वहां का जो है ना प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस बार मिथिलांचल की जनता हर समय ये चाह रही है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे और इसी के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। जी बिल्कुल दयाशंकर जी, जिस तरह से गोविंद जी ने भी कहा कि बीते 15 सालों में किस तरह से सरकार ने काम किया है उसको देखते हुए जनता अपना वोट देगी, लेकिन अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जंगल राज की याद जनता को दिलाई है, कई अपनी पार्टी के भी अच्छे अच्छे काम जनता तक पहुंचाए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का प्रभाव जनता में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जनता का माइंड जनता खुद तय करती है, काम जनता लगातार देखती है, लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान अक्सर देखा जाता है कि दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं, जंगल राज की याद दिलाई जाती है और अपने पार्टी के अच्छे काम भी जनता तक पहुंचाए जाते हैं। कि जनता जानती है कि 15 बरस का जो राज्य शासन था लालू यादव का, उसमें उनके साला भगिना भतीजा जितने थे वो पूरे बिहार में एक तरह से डकैती का काम करते थे। ठीक है, वो डर जो है वो आज भी जनता के दिल से निकला नहीं है। दूसरा बात कि चिराग पासवान का ले लीजिए, इसके फादर भी जो थे दूध के धुले हुए नहीं थे, जो पार्टी सरकार में आती थी उसमें टप से उसमें कूद के चले जाते थे। इनका एक पारिवारिक पार्टी था, चचा जीतेगा, भाई जीतेगा, भतीजा जीतेगा, इनके यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं दिया जाता था, न टिकट दिया जाता था। जनता इसके साथ मदद करती थी लेकिन ये पूरे परिवार में ही टिकट बांट लेता था। उसको देखते हुए पूरी जनता बिहार की जानती है कि काम करेगा तो वो नरेंद्र मोदी की ही पार्टी काम करेगी। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन जैसा आपने रिश्तेदारी की बात की है तो दूसरे चरण के चुनाव में देखा गया है कि कई बड़े नेता हैं, उनके परिवार के लोग, किसी की बेटी निकलकर सामने आई है, किसी का बेटा निकलकर सामने आया है, यानी कि रिश्तेदारी अभी भी देखने को मिल रही है। कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार जो हैं इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? इसे पारिवारिक वाला जो पार्टी चल रहा है, बड़े नेता है उनके रिलेशन में है, तो ये भी जनता जानती है। परिवारवाद जो है, बीजेपी में भी परिवारवाद हावी होते जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली हुई है, बीजेपी भी परिवारवाद में है। आप देख लीजिए, इस संजीव चौरसिया पटना से, इनके पिताजी राज्यपाल है, इनको टिकट दे दिया। सीपी ठाकुर का बेटा जो है अभिषेक विवेक ठाकुर, अब सीपी ठाकुर एमपी थे, पारिवारिक पार्टी होगी, इनके बेटा को राज्यसभा भेज दिया गया। नितिन नवीन को देख लीजिए, उसके फादर थे, इसके खानदानी इसका टिकट हो गया। इस तरह से बीजेपी भी परिवारवाद से अछूता नहीं है, लेकिन जनता देख रही है कि भाई काम कौन करेगा। अब मजबूरी में भी संजीव चौरसिया, चाहे यहाँ के जो लोकल नेता है,
इनको जनता वोट देगी, क्योंकि ऊपर में प्रधानमंत्री को देख रही है, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का ही डर है कि ये लोग अभी डकैती नहीं डाल रहे। नहीं तो बीजेपी में भी बहुत नेता हैं जो कि डकैती चालू कर चुके थे, ये लालू यादव से भी आगे जा सकते थे, लेकिन ऊपर में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उन्हीं का डर है कि ये लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं, और नरेंद्र मोदी को ही देख करके जनता वोट देती है। ये बीजेपी, आप सुशील मोदी को ले लीजिए, इसका खानदानी पार्टी है, कोई नहीं मुख्यमंत्री न सुशील मोदी रहेंगे। नंदकिशोर यादव को ले लीजिए, यही स्थिति से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी में भी खानदानी पार्टी चल रही है, ठीक है, परिवारवाद चल रहा है, लेकिन जनता जो है वो मोदी जी को देखती है कि मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक ऐसा नहीं चलेगा। लगातार चल रहा है, आपका कहना है कि मोदी जी को जनता वोट करेगी, लेकिन ये निर्भर करता है कि जनता आखिर किसे वोट देती है, किसे जिताकर सामने लाती है। और गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से एनडीए और आरजेडी को, अगर हम एनडीए और आरजेडी की अगर बात ना करें तो कई अन्य पार्टी भी हैं, जैसे वीआईपी है और कई पार्टी हैं, उनकी क्या भूमिका इस बार चुनाव में देखने को मिल रही है? इनकी भूमिका एक रहेगी, क्योंकि इनके पास में 2 से 3%, 4% का वोटर है, और वो वोटर ऐसा है कि जहां पर हम एक बिल्कुल कांटे की लड़ाई मान रहे हैं, वहां पर ये 2-3% वोटर जो ही उनकी मेन भूमिका होती है कि यहाँ पर कैसे किया जाए। इन 94 सीटों में हमारे पास 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी मुख्य भूमिका है, यही भूमिका, क्योंकि यहाँ पर हार जीत का फैसला कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। यहाँ पर 20 से 25,000, 30,000 वोटर का हार जीत का फैसला होगा, और वहाँ पर ये जो छोटी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी मेन भूमिका रहेगी इनको हराने में और जिताने में। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनकी भूमिका नगण्य रहेगी, भूमिका है और जरूर है। और जहाँ तक देखना पड़ेगा कि ये चिराग पासवान का, तो इनकी भूमिका भी हमारे जो जेडीयू के मेंबरों को है, इनको हराने जिताने में बहुत ज्यादा भूमिका रहेगी, क्योंकि अगर ये साथ रहते तो हो सकता है कि ये चुनाव और दिलचस्प हो जाता, या नीतीश जी के लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि हमने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा कि इन सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा वहां पर रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पिछली बार भी यही हुआ था, तो फर्क तो पड़ेगा, फर्क इनका अच्छा पड़ेगा और आगे देखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। दयाशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो वामपंथ है उनकी भूमिका सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार क्या बदलाव निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, ये सब के वामपंथ के चलते आरजेडी से हो जाए गठबंधन, कांग्रेस का हो जाए, उससे कोई अंतर अब पब्लिक पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वो समझ रही है कि ये वामपंथी जो है देशद्रोही है, आरजेडी जो है वो घोटालेबाज है, कांग्रेस जो है वो देशद्रोही है। इसलिए अब जनता जो समझ रही है कि नहीं, हमारे देश को भी आगे बढ़े, हमें भी सुरक्षा मिले, हमारा विकास हो। अब जैसे देखिए, राहुल गांधी है, वो चाइना से जाकर के चुपचाप बात कर लेगा, घूमना होगा चाइना से होगा। उसके कुछ नेता है तो पाकिस्तान चले जाएंगे, कहेंगे कि 370 हम चाइना से मिलकर लाएंगे। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जनता जो है वो स्वाभिमान से जीना चाहती है। अब उसके शरीर में भी अगर गुलामी का आता है तो वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब वो गुलामी जैसा देशद्रोहियों से मिल करके कोई वामपंथ वगैरह का कहीं कोई अधिकार नहीं है, और न कोई उसका असर पड़ेगा। जनता सब समझ रही है कि हमें सुरक्षा कौन देगा, मेरा स्वाभिमान कैसे रहेगा। आज तक कहीं भी देख लीजिए 370 हटाने के लिए नहीं था, पब्लिक के टैक्स से ही सब ऐश कर रहे थे कश्मीर के जितने नेता हैं। इसलिए सब लोग देखा कि नहीं, मोदी जी आए 370 हटाए, 35 हटाए, ठीक है, और काम करेंगे मोदी। तो वामपंथ वगैरह का कहीं कोई असर पड़ने ही वाला नहीं है। ये सब तो जेएनयू से वामपंथ शुरू होता है, पढ़ करके आते हैं, क्षेत्र में घूमने लगते हैं, हम है वामपंथी है, फलाना है, हिंदुस्तान को ही गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, इनका कोई असर नहीं पड़ता है। जहां कुछ लोग हैं जो मंद बुद्धि के हैं, उन्हीं के ऊपर वामपंथी जाकर के भाषण भी दे सकते हैं। जहां पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वहां वामपंथी पहुंच भी नहीं पाते हैं। ये तो संकुचित विचारधारा लेकर के घूमते रहते हैं, हिंदुस्तान के विरोध में काम करेंगे, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री को गाली बकेंगे, यही वामपंथियों का काम है, और उसी में आरजेडी और कांग्रेस भी है। जी चलिए दयाशंकर जी, ये आपका नजरिया है वामपंथी को लेकर। गोविंद जी, आप किस तरह से देखते हैं वामपंथी की भूमिका को? देखिए, वामपंथी की भूमिका हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी निगेटिव है, लेकिन हाँ, देश के प्रति उतनी पॉजिटिव नहीं है जितना बाकी इन पार्टियों की है। अगर उनके साथ हम देख लेते हैं कि आरजेडी है या कांग्रेस मिली हुई है, तो उनकी भी भूमिका वैसी है। वामपंथी की अपनी भूमिका है,
और दक्षिणपंथी की अपनी भूमिका है। इन लोगों की एक अपनी अपनी भूमिका है, तो हम बिल्कुल तो नकार नहीं सकते हैं। हाँ, जिस हिसाब से दयाशंकर जी कह रहे हैं, तो हम अगर मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वामपंथी की भूमिका बिल्कुल जो है ना निगेटिव जा रही है, चाहे वो 370A के लिए हो, चाहे राम मंदिर के लिए हो, या किसी भी नेशनल इशू के लिए हो, क्योंकि वामपंथी सिर्फ अपने आप को जो है ना एक अलगाववादी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। देश में क्रिटिसिज्म और विपक्ष जरूर होना चाहिए, और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान करने न करने से कोई फायदा नहीं होता है। जी बिल्कुल दयाशंकर जी, जिस तरह से 370 की बात निकल कर आई, राम मंदिर की बात निकल कर आई, और यही सब चीजें जब चुनावी रैलियां चल रही थी दूसरे चरण को लेकर, तब भी मंच में निकल कर सामने आई थी। पार्टियों की ओर से राम मंदिर का जिक्र जरूर किया गया था, 370 का जिक्र किया गया था, उसके अलावा कश्मीर के कई अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया था, पुलवामा हमले का भी वहां पर जिक्र किया गया था। पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की बात हुई है, 370 की बात हुई है, क्या कहेंगे आप, किस तरह का प्रभाव उससे देखने को मिलेगा चुनाव में, और क्या जनता के माइंड में उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, पूरा प्रभाव पड़ा है जनता के ऊपर, पूरा है। राम मंदिर जो है हिंदुओं की आस्था की है। अच्छा, हिंदू में यहाँ ये सब जाति विभेद करते हैं कि ये हरिजन है, ये यादव है, ये भौर है, लेकिन हिंदू हिंदू है। यादव भी तो हिंदू है, हरिजन भी हिंदू है। राम जन्मभूमि मंदिर का डिग्री हो गया, मंदिर वहां बन रहा है, इससे पूरे हिंदू समाज के दिमाग पर चाहे हृदय में भगवान राम बसते हैं, इसलिए इनका एकदम मनोबल बढ़ा हुआ है। इसके चलते जो भी जनता है वोट देगी तो बीजेपी को ही वोट देगी। 370 हटा, उससे भी मनोबल बढ़ा हिंदुओं का। वहां कश्मीर में देखिए हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, 370 हटा। अब मनोबल हिंदुओं का बढ़ रहा है कि नहीं भी फिर वहां से आकर के, वहां जो ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो आकर के बसेंगे। इसलिए रैलियों में ही वामपंथ कर दे कि यह कर देंगे, वह कर देंगे, उससे कहीं कुछ नहीं है। जो देख रहा है वो बीजेपी को देख रहा है, प्रधानमंत्री को देख रहा है कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए कहीं कुछ नहीं बोला। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डिग्री आ गया, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। 370 जो है वो प्रधानमंत्री ने हटाया, 35 से प्रधानमंत्री ने हटाया, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाएगा। 70 बरस कांग्रेस की सरकार रही, उसने कहीं कुछ नहीं किया। पब्लिक के टैक्स से पैसा से वो अपने पार्टी वाले वहां 2-4 गो नेता थे, उनको ऐश कराता था, अलगाववादियों को संरक्षण देता था, अलगाववादियों पर करोड़ों करोड़ रुपया प्रति माह खर्चा करता था। ये कांग्रेस की देन थी। तो आज का जनता ये सोच रहा है कि नहीं भाई, कम से कम प्रधानमंत्री आ गए तो उस सबका जो पैसा, जनता का टैक्स का पैसा वहां जाता था, गलत तरीके से खर्च होता था, वो तो आज बंद हो गया, ठीक है। वो पैसा विकास में आएगा, वो इंडिया के विकास में आएगा। इसलिए वो जनता नहीं समझने वाली है, वामपंथ हो, कांग्रेस हो, चाहे किसी को। जनता ये देख रही है कि विकास चाहिए। आज के डेट में देखिए, प्रधानमंत्री के चलते पाकिस्तान भी कम बोल रहा है। पाकिस्तान एक बात बोलता है तो प्रधानमंत्री अपनी सेना को छूट दिए हुए हैं, सेना चढ़ के मारती है। कांग्रेस के समय में था कि केवल हम लोग पिटते रहते थे कांग्रेस को, पाकिस्तान को कांग्रेस सह देते रहती थी, चाइना से सेटिंग किए रहता था कांग्रेस वाला सब मिलकर के, उसमें वामपंथियों का भी पूरा हाथ रहता था। आज के डेट में प्रधानमंत्री के चलते देखिए, वामपंथी भी परेशान है और कांग्रेसी भी परेशान है। इनको जो है लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, अय्याशी करने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है, देश में उग्रवाद फैलाने का मौका नहीं मिल रहा है। इतने दिनों में जब से बीजेपी की शासन आई है, कहीं भी आप देख लीजिए हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की देन है, ठीक है। और जनता भी समझ रही कि नहीं, ऊपर में जो बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, वो स्वच्छ छवि का एक बढ़िया नेता हिंदुस्तान के विकास के लिए है। प्रधानमंत्री कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाले जहां भी कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेसी जी है और वामपंथी है, यही हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराते हैं। इसमें प्रधानमंत्री को जनता देख रही है और प्रधानमंत्री को देख करके ही जनता वोट कर रही है बीजेपी को, ठीक है। इससे ही वामपंथी और कांग्रेसियों का कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कितना भी अपना कुछ करते रहे, इनसे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल दयाशंकर जी, देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी का भी असर खास तौर पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बिहार के दूसरे चरण में 94 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इसी बीच कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी आई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार दूसरे चरण के चुनाव जारी हैं, ईवीएम में
खराबी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। पोलिंग बूथ पर लगातार लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन उसी बीच ईवीएम में खराबी आ गई। लोहिया नगर, समस्तीपुर, बेगूसराय के बूथ पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है। काफी ज्यादा आक्रोश जनता में भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना कीमती वोट डालने के लिए जनता मतदान केंद्रों में पहुंच रही है। और इसी बीच ईवीएम की खराबी को काफी बड़ी गलती माना जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आज सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच लोहिया नगर, समस्तीपुर और बेगूसराय में बूथों पर ईवीएम मशीन में खराबी देखने को मिली है। तो बता दें कि 94 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इसी बीच बड़ी संख्या में लोग भी मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। लगातार लोगों की कतार लगी है और इस कारण जिस तरह से देखा जा रहा है कि ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है, 3-4 जगहों पर देखा जा चुका है। लोहिया नगर, समस्तीपुर, बेगूसराय में देखा गया है कि ईवीएम में खराबी आई है। इसके बाद भी लगातार लोगों की कतार बढ़ती जा रही है। लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है, भीड़ लोगों की जम गई है और लोग आक्रोशित भी जरूर हैं। लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गई हैं। अपना कीमती वक्त निकालकर लोग वोट देने के लिए जो केंद्र है वहां पर पहुंचे हैं। इसी बीच इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से देखी गई है। ईवीएम मशीनों में खराबी देखने को मिली है। पहले चरण के चुनाव के दौरान भी इस तरह की शिकायतें सामने आई थी कि ईवीएम मशीनें कई जगह पर खराब थी, और वही चीज दूसरे चरण के चुनाव में भी आज देखने को मिल रही है। दूसरे चरण के मतदान में भी ईवीएम मशीनों में खराबी देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं और प्रशासन पर सवाल उठना भी लाजमी हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े एरिया में जो है वो मतदान कराया जा रहा है। पूरे देश की नजरें लगातार बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। पूरा देश जानना चाहता है आखिर किस प्रत्याशी की इस बार जीत होती है। आखिर जो जनता है वो फैसला करने के लिए केंद्रों पर पहुंची है, लेकिन उसी बीच इस तरह से ईवीएम मशीन का खराब हो जाना, दिक्कतें जरूर लोगों की बढ़ गई हैं और साथ ही प्रशासन की भी दिक्कतें इसके बाद जरूर बढ़ जाएंगी। लोग बहुत बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बेगूसराय, लोहिया और समस्तीपुर में जो है ईवीएम मशीन में खराबी देखने को मिली है। 94 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। 17 जिलों में ये वोटिंग हो रही है और बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार अपना कीमती मत देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी बीच ईवीएम मशीन में खराबी हो जाने से काफी दिक्कतें जरूर बढ़ जाएंगी। लोगों की भीड़ लगातार लगती रह रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, तब से ही देखा गया। छपरा की बात करें तो 400 से 500 लोग सुबह 7 बजे ही वहां पहुंचने लगे थे। अन्य जगहों पर भी लोगों की लगातार भीड़ जुटती जा रही है, लेकिन उसी बीच कई जगहों पर ईवीएम में खराबी देखने को मिली है। ईवीएम में खराबी के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अब भी इन केंद्रों पर लगातार लगती जा रही है। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद जी, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल इसी बीच ये उठ गया है कि ईवीएम मशीनें ही खराब नजर आ रही हैं, लोग बड़ी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, उसी बीच ईवीएम मशीन का खराब हो जाना बहुत गलत संकेत जाता है। तैयारियां कहा जा रहा था कि काफी लंबे समय से चल रही हैं, पहले चरण में भी यही देखने को मिला और आज माना जा रहा था कि सफलतापूर्वक ये जो चुनाव है ये संपन्न करवाया जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा संपन्न, लेकिन लोगों की भीड़ लगातार जुटती जा रही है और ईवीएम मशीनें इस बीच खराब हो गई हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि जब हम चुनाव आयोग इलेक्शन कराता है तो ईवीएम मशीन ये मशीन है, थोड़ा बहुत तो इसमें दिक्कतें आती नहीं है। और जिस पोलिंग सेंटर में अगर ये मशीन खराब हुई है तो वहां पर चुनाव आयोग ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी होगी कि जो 2-4 मशीनें स्पेयर में होंगी, चाहे वो जिला कार्यालय में हो या उनके क्षेत्रीय कार्यालय में हो, तो उसकी वो लोग व्यवस्था करेंगे। हाँ, इसकी वजह से एक दिक्कत है कि हमारे वोटर्स को थोड़ी दिक्कतें आएंगी, हो सकता है 10-15 मिनट के लिए खराब हुई हो, आधा घंटे के लिए हुई हो, लेकिन प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगा। और चुनाव आयोग आधा घंटा 15 मिनट भी बहुत बड़ा वक्त है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ रही हैं और लंबा इंतजार करना शायद किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो मशीन खराब हुई है उसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि ये मशीन है। मशीन के लिए जब हम इतना बड़ा एक महाकुंभ करवा रहे हैं, बिहार का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, ये एक महोत्सव होता है जहां पर मतदान, हम अपना लोकतंत्र में अपना मतदान करते हैं, तो इतनी बड़ी तैयारियों में थोड़ी बहुत खामियां हो जाती हैं और उन खामियों को हमारी ये जरूरत है कि हम सबसे जल्दी से जल्दी इस चीज को रिमूव करें और उस रिमूवल के लिए जो है ना जिला प्रशासन ऑलरेडी लगा हुआ है। जी गोविंद जी, दयाशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम नालंदा की बात कर रहे हैं तो नालंदा नीतीश का गृह जिला माना जाता है, वहां पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, नालंदा गृह जिला है नीतीश कुमार जी का, और नीतीश कुमार जी केवल अपना क्षेत्र देख के कार्य नहीं किए हैं, पूरे बिहार में कार्य किए हैं। ठीक है, नालंदा पर थोड़ा सा उनके मंत्री जो हैं वहां से कुछ 1-2 मंत्री वहां के डायरेक्ट आते हैं और मंत्री परिषद में हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा विकास नालंदा का है।
लेकिन मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो पूरे बिहार को देख करके एक भाव से विकास करते हैं। नालंदा में भी जो है वो नीतीश कुमार का प्रभाव रहेगा और इनको वहां सीटें मिलेंगी जी। हाँ, उसके चलते नालंदा में बीजेपी का भी प्रभाव रहेगा और नीतीश कुमार का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार को लोग जानता है कि हाँ ये नालंदा में विकास कर देंगे, मुजफ्फरपुर में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक नजरिए से सबको देख करके और नीतीश कुमार विकास करते हैं। नीतीश कुमार विकास इसलिए करते हैं कि ऊपर से प्रधानमंत्री का इनके ऊपर नजर रहता है कि भाई आप दो बिनाएं मत करिए, दो आंखों से मत देखिए क्षेत्र को, एक आंख से पूरे क्षेत्र को देखिए। वो आपका गृह जिला है, वो गृह जिला नहीं है, उस हिसाब से मत चलिए, ठीक है। इसलिए नीतीश कुमार जो है विकास हर जगह बराबर किए हैं। कुछ मंत्री वहां से इनके नालंदा से आते हैं, जैसे श्रवण कुमार हो गए, तो थोड़ा सा अपने क्षेत्र में बढ़िया विकास किए, ठीक है। जो जहां का मंत्री रहता है वो वह विकास करता है। तो मंत्री नालंदा से कुछ अच्छे हैं जो कि उधर विकास करते हैं, उधर भी बीजेपी का अच्छा प्रभाव रहेगा, जदयू का अच्छा प्रभाव रहेगा उसमें कहीं, लेकिन परंतु नहीं है कैसे कि नीतीश कुमार का विकास हर जगह है, अपराध की रोक हर जगह किए हैं, जो भी कार्य किए हैं वो बढ़िया किए हैं। 15 वर्षों में नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं। लेकिन हाँ ठीक है, इंसान ही है, इंसान से कुछ गलती हो जाती है, कहीं कुछ छूट जाता है, उसके लिए नीतीश कुमार तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस कार्य को कराते हैं। ऐसा नहीं है कि लालू यादव के सरकार के समय में कि नहीं हम देख रहे हैं तो केवल छपरे को देखेंगे, फलाने को देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। नीतीश कुमार जिसको भी देखते हैं एक नजर से देखते हैं और विकास जो करते हैं वो पूरे एक नजर से करते हैं। नालंदा इनका गृह जिला है, इनके मंत्री जो हैं वो विशेष रूप से वहां कुछ अपना क्षेत्र में ध्यान दिए हुए हैं, जिससे विकास उधर बढ़िया है। हम तो इलेक्शन के समय में हम पूरा नालंदा वगैरह पूरा बिहार भ्रमण किए। नालंदा में जहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, जो लोग तरसता था, वहां तो अब 4 चक्का एकदम आराम से जाती है और फुल स्पीड में जाती है, कहीं कोई रोक टोक नहीं। दूसरी बात 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में आप नालंदा वगैरह से, जिसको उग्रवाद क्षेत्र उधर से कहा जाता था, जहानाबाद औरंगाबाद नालंदा, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में आप अकेले गाड़ी से आइए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। जनता जो है अगर रात में आप रास्ता भूल जाते हैं तो प्रेम से बता दीजिए कि नहीं भैया इधर से चले जाइए। अब कहीं वो बात नहीं है। नालंदा में नीतीश कुमार का प्रभाव बहुत बढ़िया है, साथ में बीजेपी का भी प्रभाव बहुत बढ़िया है। सुनील को, इंजीनियर सुनील वहां से विधायक आते हैं बिहार शरीफ से, उनका भी प्रभाव बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार जो कार्य किए बीजेपी के साथ मिल करके वो बहुत बढ़िया कार्य किए, ठीक है। और सारी जनता जो है नीतीश के साथ में पहले नरेंद्र मोदी को देख लेती है, उसके बाद नीतीश को देखती है। जी जी बिल्कुल दयाशंकर जी, देखने वाली बात जरूर होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। गोपालगंज में ईवीएम खराब हो गई है, यानी कि कई अन्य जगहों से जिस तरह से लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। मतदान केंद्र संख्या 162 में ईवीएम खराब हो गई है। करीब आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है, आधे घंटे से पिछले जो है मतदाता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। गोपालगंज में भी ईवीएम खराब हो गई। इससे पहले कई अन्य जगहों पर भी ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद मतदाताओं की मुश्किलें जरूर बढ़ी थी और यही चीज गोपालगंज से देखने को मिली है। गोपालगंज के मतदान केंद्र 162 में ईवीएम खराब हो गई है, इससे मतदाताओं की दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं। करीब आधा घंटा बीत चुका है, आधे घंटे से प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, अब तक ईवीएम मशीन को नहीं बदला गया है। तो आपको बता दें कि लगातार कई अन्य बिहार के कई जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईवीएम मशीनें खराब हो गई हैं। तो इसी बीच गोपालगंज से भी एक खबर निकलकर सामने आई है। गोपालगंज के मतदान केंद्र संख्या 162 में ईवीएम खराब हो गई है। पिछले आधे घंटे से जो है मतदान वहां पर रुका हुआ है और हमारे संवाददाता मंजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजेश, लगातार खबरें बिहार के कई क्षेत्रों से निकलकर सामने आ गई हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। इसी बीच गोपालगंज से भी इस तरह की खबर निकलकर सामने आई, पिछले आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है। हाँ जी, मैं बता दूं कि आज 3 तारीख है। आज पूरे बिहार में मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से, और कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां अभी तक वोटिंग चालू नहीं हुआ है, ईवीएम मशीन खराब है। वही एक हथुआ विधानसभा क्षेत्र में एक आता है सुरवनिया गांव, जहां मतदान संख्या 162 केंद्र है, जहां अभी तक आधे घंटे से मतदान अभी बाधित है और कतारबद्ध होकर अपने वोट करने के लिए मतदाता लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन अलर्ट नहीं है, अभी कोई पहुंचा नहीं है, ईवीएम मशीन नहीं बदला नहीं गया है। जी मंजेश, प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि मशीन की जो खराबी है उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि लोग काफी लंबे वक्त से वहां पर इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि अभी
10 या 15 मिनट में इसको मशीन दूसरा लगाकर मतदान शुरू करा जाएगा तत्काल। जी जी मंजेश, कितनी भीड़ अब तक वहां पहुंच चुकी है? कितने लोगों के मतदान सुबह से अब तक हो चुके हैं? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि सुबह से खासकर देखा जा रहा है कि अब महिलाएं सुबह से ही घर से निकलकर कतारबद्ध होकर अपने कई बूथों पे अपने वोट गिरा चुकी हैं और गिरा रही हैं और घर से सुबह से निकल गई हैं। जी धन्यवाद मंजेश, आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो आपको बता दें कि गोपालगंज में भी ईवीएम खराब होने की खबर निकलकर सामने आई है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बार फिर, जिस तरह से एक और घटना निकलकर सामने आ गई है, एक और जगह मतदान के दौरान ईवीएम खराब हो गई है। गोपालगंज की एक घटना है, मतदान केंद्र 162 में जो है ईवीएम खराब हो गई है। पिछले आधे घंटे से मतदाता इंतजार कर रहे हैं। क्या इसका असर जो मतदान प्रतिशत है उस पर भी देखने को पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। अगर हमारे आधे घंटे या 1 घंटे हमारी वोटिंग नहीं होती है तो मतदान का प्रतिशत पड़ेगा, लेकिन उन्हीं बूथ सेंटर में पड़ेगा जहां पर ये समस्या आ रही है। हाँ, अगर हमारा मतदाता इतना जागरूक हो गया है तो वो इंतजार करेगा और वोट डालेगा। हाँ, ये हमारी अगर वोटिंग का परसेंटेज कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा लोग होते हैं कि इंतजार करते हैं और फिर इंतजार नहीं कर पाते हैं तो वो चले जाते हैं। अब रह गई ईवीएम मशीन की खराबी की, तो हमारे इतने वोटिंग सेंटर हैं, इनमें एक आध मशीन में अगर हो जा रहा है तो इसका एक टेक्निकल इशू है। आगे से चुनाव आयोग इशू जरूर है, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है और लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ रही हैं। बहुत देर से मतदाता इंतजार कर रहे हैं। दयाशंकर जी, आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव के बीच इतनी ज्यादा जगहों पर, इतने ज्यादा क्षेत्रों पर ईवीएम मशीन का खराब हो जाना किस तरह से प्रतिशत पर असर पड़ेगा? तो देखिए, इस ईवीएम मशीन खराब हो जाना कोई एक बड़ी बात नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खराब हो जाता है, उसके बाद प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगा। ठीक है, प्रशासन से व्यवस्था करेगा। चुनाव आयोग जो है हर जगह पर एक्टिव है। ईवीएम मशीन खराब हो जाने से जनता भी भागने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन दयाशंकर जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन का खराब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम गोपालगंज की बात कर रहे हैं तो बीते आधे घंटे से मशीन खराब है, यानी कि आधे घंटे में जितने वोट पड़ सकते थे उतने लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर में भी इस तरह की ही घटना देखने को मिल रही है। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो यानी कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन को लोगों की भीड़ को वहां पर कम करना है, तो कैसे हैंडल हो पाएंगी ये सारी चीजें? हैंडल हो जाएगा। वो प्रशासन थोड़ा सा वहाँ सुस्त हो गया होगा, लेकिन जैसे चुनाव आयोग को खबर होगा कि ना वहाँ ईवीएम मशीन खराब है, प्रशासन नहीं देख रहा है, वो तुरंत अपना डंडा चलाएगा, प्रशासन एक्टिव हो जाएगी और तुरंत ईवीएम मशीन अपना बनाएगा या बदलेगा। हाँ, ठीक है, तुरंत मशीन बदल करके वहाँ अपना ठीक करेगा। और वो सारी व्यवस्था कर लेगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और जनता भी जागरूक है, जनता जो है वो अपना पूरी जागरूक है, अपना वोटिंग करेगा। ईवीएम मशीन खराब हो गया, जी बिल्कुल दयाशंकर जी, जनता जागरूक है, लेकिन जनता अपना कीमती वोट डालने के लिए अगर मतदान केंद्रों में पहुंच रही है और इस तरह की खामियां वहां पर देखने को मिल रही हैं तो मुश्किलें जरूर उनकी भी बढ़ेंगी और प्रशासन पर भी सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है। गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर दूसरे चरण के चुनाव की जो रैलियां हैं उनकी बात करें तो तेजस्वी यादव ने एक ही दिन में 19 रैलियां बिहार में की है, यानी कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने वहां पर कायम किया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, ये एक ही दिन में 19 रैली करने से फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं फर्क पड़ेगा जिस हिसाब से ये लोग वादे कर रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। इसका अगर इन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया है तो वादे चुनाव के टाइम में तो सारी पार्टियां करती है, सारे नेता करते हैं, जनता उसी हिसाब से उनको देखती भी है। और ये रैलियां करने से एक वोटिंग परसेंटेज में 1-8% तो फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ने की गुंजाइश नहीं होती है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, जब हम दूसरे चरण के चुनाव में बैठे हुए हैं और आज हमारी वोटिंग पड़ रही है और इसमें अगर जो भी वादे किए जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा कोई महत्व नहीं दिया जाता है। हाँ, एक जो 2% 3% वोटर होता है, जो सेंसेशन वोट होता है, वो सिर्फ जो है ना इधर से उधर डाइवर्ट हो सकता है। और रह गई वादे के साथ साथ, अगर आप चुनाव के पहले भी अगर आज जनता सीधा कहती है कि आज 5 साल हो गए, 5 साल में आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, अगर इस 5 सालों में आपने अगर 2 चक्कर भी काटे होते तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े वादे करने पड़ते। और रैलियों का कार्य, तो इस बार ऑनलाइन वोटिंग की वजह से, ऑनलाइन कन्वेंसिंग की वजह से, जब चुनाव आयोग ने ऑलरेडी कह दिया था कि कोई भी प्रत्याशी 5 गाड़ियों से ज्यादा लेके नहीं चल सकता है, कोई हुजूम नहीं लेके सकता है कोरोना की वजह से, तो रैलियों के होने ना होने से बहुत बड़ा ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, प्रभाव पड़ेगा, हम बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा।
जी ठीक है गोविंद जी, इसी बीच पटना से एक जानकारी हम अपनी जनता तक पहुंचा देते हैं। पटना में 1 घंटे के अंदर 4% मतदान हो गया है, यानी कि 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। पटना जिले की बात करें तो 8 बजे तक 4% मतदान पटना में हो चुका है। शुरुआती 1 घंटे में ही 4% मतदान वहां पर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। पटना जिले की हम बात कर रहे हैं। पटना जिले में 4% मतदान 1 घंटे के अंदर हो गया है। 4 बजे से ये मतदान शुरू हुआ, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जिसके बाद 8 बजे तक की अगर हम बात करें तो 8 बजे तक 4% मतदान पटना में हो चुका है। पटना जिले की हम बात कर रहे हैं। पटना जिले के आंकड़े आपको बता रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। उसी बीच पटना जिले में 1 घंटे के अंदर 4% मतदान हो चुका है, यानी कि लोग लगातार अपने वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम तक का आंकड़ा देखना जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के अगर हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे चरण में ज्यादा मतदान हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच पटना जिले में 4% मतदान 1 घंटे के, पटना में 1 घंटे के अंदर 4% मतदान हो गया है। बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। शुरुआती 1 घंटे का हम ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। शुरुआती 1 घंटे में लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, शुरुआती एक लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। शुरुआती 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं। 7 बजे मतदान शुरू हुए हैं। 8 बजे तक 4% वोट अब तक डाल दिए जा चुके हैं। 7% मतदान अब तक हो चुके हैं। कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, पिछले बार की बात करें तो पिछले बार से ज्यादा लोग आ रहे हैं। इस वक्त हम राजभवन के पास हैं, जो कि सशक्त मतदान केंद्र है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने। कितने जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले दूसरे चरण के मतदान में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। सुबह से ही काफी संख्या में लोग देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि पहले चरण के मतदान के मुकाबले दूसरे चरण के मतदान में लोगों की संख्या काफी हो रही है। खाना बनाने से पहले महिलाएं घर से उठ के आ जा रही हैं, और साथ ही साथ पुरुष भी आ रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। 9:30 बजे नीतीश कुमार खुद इस मतदान केंद्र पर आकर वोटिंग करेंगे, मत का अपना प्रयोग करेंगे। तो काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में जो लोगों की संख्या है मतदान केंद्रों पर, वो काफी संख्या में है। प्रशासनिक महकमे की बात करें तो उनकी तरफ से भी तैयारी की गई है। प्रशासन एक्टिव है। लोगों को सतर्कता बरतने की सावधानी बताई जा रही है कि किस तरीके से कोविड से भी बचे, क्योंकि कोविड का भी कहर है बिहार में। तो और इस बीच जो चुनाव है वो हो रहा है, तो लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। गेट पे चेकिंग की जा रही है। जो भी लोग अंदर आ रहे हैं उनका मास्क चेक किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी अपना वोट डाल चुके हैं। पटना में ही उन्होंने वोट डाला है। किस तरह का माहौल देखने को मिला? और आप भी बता रहे हैं कि लगातार जो मतदाता हैं वो अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं। 4% मतदान अब तक हो चुका है। शाम तक की क्या उम्मीद जताई जा रही है? जी, आज शाम तक काफी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण के मतदान हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज थी वो इस पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले कम थी। लेकिन इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है दूसरे चरण का मतदान में, उसमें काफी लोगों की संख्या हो रही है। और सुशील कुमार मोदी उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। नीतीश कुमार भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तमाम जो नेता हैं वो भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, बूथ पे पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं। लोग भी समझ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करना चाह रहे हैं और बिहार में अच्छी सरकार लाना चाह रहे हैं। इसलिए वो मतदान केंद्र पे जा रहे हैं। इस कोविड महामारी में भी लोग सतर्कता बरतते हुए मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता हैं वो भी आज मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और 9:30 बजे हमने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी सशक्त मतदान केंद्र जो कि राजभवन के पास है यहाँ पे आएंगे और वोटिंग करेंगे। जी निषेध, क्या आपके आसपास इस वक्त कोई मतदाता मौजूद है जिनसे आप ये जान सकें कि किस तरह की दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं और किस तरह की सहूलियत सरकार की ओर से दी जा रही है? क्योंकि कोरोना का डर लगातार बना हुआ है। भारी संख्या में लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते। उप मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना से ना डरकर लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। आप मतदाताओं से प्लीज बात करके बताइए कि उनका क्या कुछ कहना है। जी देखिए, मैं मतदाताओं से बात करता हूँ। मतदाता के पास जा रहे हैं हम। काफी संख्या में जो पुरुष की लाइन सामने आप देख रहे हैं उनकी लाइनें हैं, और सुबह से ही मतदाता जो है मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मतदाता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं राजभवन के। कब आए हैं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए? जस्ट 5 मिनट पहले है। तो कोविड महामारी चल रहा है, उसके बीच आए हैं। क्या क्या सतर्कता बरती जा रही है?
बहुत अच्छी व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सब कोई मास्क लगाए हुए हैं और अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अपनी ओर से भी सतर्कता बरती जा रही है? हाँ हाँ, हम लोग मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर मिल रही है यहाँ से, सब चीज़ ठीक है। इसी कोरोना काल में सबको दिया जाएगा। और भी परिवार के लोग आए हुए हैं? हाँ, और भी आने वाले हैं। और भी आने जैसे देखिए जी, सतर्कता बरती जा रही है कोविड का जो कहर है उसके दरमियान, और खुद से भी सतर्कता है, और यहाँ पे बूथ पे भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। और ये जो लंबी कतार है, पुरुषों की लाइन है, और ये तमाम लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, और कुछ देर बाद अब इनकी यहाँ से एंट्री होगी और अंदर जाके ये वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जी जी निषेध, इस वक्त वहां पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात किया गया है कोरोना के मद्देनजर, और साथ ही चुनाव को देखते हुए किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आप उनसे भी प्लीज बातचीत करके जानिए कि उनका क्या कहना है, किस तरह से वो इस भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह से मतदान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था है। ये जो महिलाएं हैं ये पहले टेम्परेचर यहाँ पे चेक कर रही हैं, उसके बाद जो मतदाता हैं उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इस ओर की बात करें तो इधर जो भी आ रहा है ये पर्ची चेक की जा रही है, उसके बाद जाया जा रहा है। हाथ में देखिए दिखाना चाहेंगे सैनिटाइजर है, जो भी आएगा उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षा के नजर में? सुरक्षा के नजर में क्या है, हम लोग कोरोना कोविड के लेकर जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो बूथ पे आ रहे हैं सारे लोग को जो सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, और यही हम लोग गाइडलाइन। लोग सावधानी बरत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और लोग कर भी रहे हैं, हम लोग करवा भी रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि सैनिटाइजर किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और लोग भी सतर्क हैं, लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं, और इनकी तरफ से भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। जी निषेध, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, आगे भी आपसे बिहार में चुनाव के अपडेट को लेकर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, अगर इसी क्षेत्र से एमएलए यादव जी की बात करें तो 25 साल से वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, क्या प्रभाव आप उनका देखते हैं, किस तरह की राजनीति उनकी है कि इतने लंबे समय से वो अपनी सीट पर कायम है? देखिए, अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सीट में 5 बार चुन के आता है, अगर 25 साल से वहां पर है, तो इसका मतलब उसका प्रभुत्व है जी। और उसका कोई निगेटिव प्रभुत्व नहीं है, उसका पॉजिटिव प्रभुत्व है, क्योंकि उसकी जनता के साथ में डायरेक्ट अप्रोच है और डायरेक्ट उसका रुझान है। वो उसके हर छोटे बड़े और सही और गलत सही कामों में वो जाता रहता है, उसके तिथि त्योहार में उसके यहाँ जाता है, उसके शादी बारात में जाता है। इसलिए प्रत्याशी अगर अपनी जनता के साथ, अपनी पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको प्रत्याशी को भी उस जनता उसी हिसाब से लाइक करती है और वोट देती है। अब वो जमाने चले गए जब लोग अपने वर्चस्व की वजह से 2 बार 3 बार चुनाव जीत के आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब जो प्रत्याशी जितना ही लोकप्रिय होगा वो वैसे ही जीतेगा। अब चुनाव जो है ना, आप किसी दम पे, किसी डर में, किसी दबाव में या किसी लोक लुभावन की वजह से नहीं जीत सकते हैं। आपका अगर अपनी विधानसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व है, अच्छा रुझान है और अच्छा वहां पर आपकी पकड़ है, तभी आप उस चुनाव को जीत सकते हैं। तो अगर कोई भी अगर 25 साल से किस तरह से वहां पर पकड़ बनी हुई है, क्या कुछ काम आपने अपने क्षेत्र में किया है, उसी को देखते हुए जनता आपको वोट देगी। अगर कोई 25 साल से वहां पर चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब है वो एक अच्छा प्रत्याशी है और अपनी जनता के साथ काम कर रहा है, वहां पर इतना विकास कर रहा है और वो अपनी जनता को देखभाल कर रहा है। जी बिल्कुल। दयाशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो चुनावी रैलियां हुई हैं उसमें बीजेपी के 40 से ज्यादा सांसद निकलकर सामने आए हैं, जो इस बार पार्टियों को संबोधित करते हुए जनसभाओं में शामिल होते हुए नजर आए हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा ये है? दयाशंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अपना जी, दयाशंकर जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार जो चुनावी रैलियां हुई हैं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर, 40 सांसद बीजेपी के निकलकर सामने आए हैं, जो जनसभाओं में शामिल हुए हैं, जिन्होंने रैलियों को संबोधित किया है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद निकलकर सामने आए हैं, यानी कि अपनी पार्टी की खासियत बताते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर निकल कर आए हैं। देखिए,
एक सांसद के पास में लगभग 5 से 7 विधानसभाएं होती जी। है और उसमें उसका प्रभुत्व होता है क्योंकि वो सांसद बन के आया है। अगर सांसद वर्तमान में है तो इस समय सांसद है, और अगर भूतपूर्व है तो किसी न किसी समय उन 5 से 7 विधानसभाओं में अपना वर्चस्व रखा है। तो जितने भी सांसद हैं, चाहे वो वर्तमान के हों या भूतपूर्व के हों, ऐसे लोकसभा के ऐसे चुनाव में वो खुद निकल के आते हैं और अपने अपने प्रत्याशी के प्रति जनता को जागरूक करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके विकास के बारे में बताते हैं। क्योंकि हर एक सांसद के कुछ न कुछ अपने व्यक्ति होते हैं जो उनकी एक विधानसभा में होता है। सांसद प्रतिनिधि होता है, हर सांसद प्रतिनिधि में एक विधानसभा का उनका प्रतिनिधि होता है, ब्लॉक प्रतिनिधि होता है, गांव का प्रतिनिधि होता है। तो वो उनके द्वारा जनता तक अपनी पहुंच बनाते हैं और उस प्रत्याशी के प्रति जो है ना उसकी जागरूकता पैदा करते हैं कि ये हमारी पार्टी का आया है, हमारी टीम का आया है, आप इसको वोट दो। क्योंकि हर सांसद के पास कुछ न कुछ वोट बैंक और जनता होती है जी। उसी का वो लोग जो है ना अपना उसको बताते रहते हैं और उससे काम कराते हैं। जी दयाशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर बागीपुर सीट की बात करें तो प्लूरल्स पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। उनने कई सारे वादे उनकी ओर से भी किए जा रहे हैं, काफी कुछ उनकी ओर से भी कहा जा रहा है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र को लेकर खास तौर पर बात निकलकर सामने आई है, क्या कुछ आप कहेंगे? दयाशंकर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोविंद जी, मैं यही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगी, प्लूरल्स पार्टी की जो बागीपुर सीट से प्रत्याशी है उनको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? हाँ, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पढ़ाई लिखाई के चलते प्रचार के समय में सब लोग बोलता ही है, ठीक है। आरजेडी में ही ज्यादा जो लोग हैं इसके लिए इस मैटर को लेकर जी। अरे लालू यादव से पूछना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी अनपढ़ थी, अंगूठा टेप थी, तुमने मुख्यमंत्री बना दिया। ये 9वीं फेल जो है तेजस्वी है, ये कर रहा है नौकरी बांटेगा, ये देश का विकास करेगा, ये क्या करेगा? एक जो है वो देखिए रही है इसके बड़े भाई तेज प्रताप को, वो कहीं कुछ नहीं है। वो कभी कहता कि हम पायलट थे, हम फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, कभी कहता है कि हम कुछ थे। इसलिए कोई पढ़ाई लिखाई पर जो ये सब कहता है उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता जो है वो समझ रही है कि हमको किसको वोट देना है, किसको क्या करना है जी। वो नरेंद्र मोदी को देख करके वोट देती है। ऊपर ये जा करके कहेगा पढ़ा लिखा नहीं है, ये ब्लेम लगाएगा, वो ब्लेम लगाएगा। वो गलत ब्लेम लगाने के लिए तो ये इलेक्शन है, प्रचार के समय में एक दूसरे पर ब्लेम लगाएगा ही। लेकिन जनता समझ चुकी है कि हमको वोट किसको देना है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन मेरे लिए क्या करेगा। उसके चलते जनता अपना जागरूक हो गई है और अपना वोटिंग करेगी वो। जी बिल्कुल दयाशंकर जी, जनता जागरूक है और वोटिंग भी उसी आधार पर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी और गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेटवर्क 10 के साथ आपने बातचीत की और बहुत कुछ चीजें निकलकर इस बीच में सामने आई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे भी आपको बिहार चुनाव को लेकर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।